हमारे बटुए और जेब में जो नोट और सिक्के हर दिन रहते हैं, क्या हमने कभी सोचा है कि इनकी एक खुफिया पैदाइश की कहानी भी है? हम्म मतलब हम उन्हें खर्च करते हैं, गिनते हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? हाँ, बिल्कुल। ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प सिस्टम को खोल कर रख देता है। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम भारतीय मुद्रा की इसी पैदाइश की पहेली को सुलझाने वाले हैं। और ये सिर्फ जगहों के नाम जानने की बात नहीं है। नहीं, बल्कि हम ये समझेंगे कि हमारी जेब में मौजूद पैसे को असल में कंट्रोल कौन करता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? नोटों से? हाँ, कागज के नोटों से करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा नजर आते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत में नोट छापने के 4 कह सकते हैं महारथी हैं। हम्म महाराष्ट्र का नासिक, मध्य प्रदेश का देवास, कर्नाटक का मैसूर और पश्चिम बंगाल का साल्बोनी। और यहीं पर पहला दिलचस्प मोड़ आता है। ये चारों जगहें एक ही छत के नीचे काम नहीं करती। अच्छा। जी, हम्म। इनका मैनेजमेंट बंटा हुआ है। हमारे स्रोत बताते हैं कि नासिक और देवास की जो प्रेस है, वो भारत सरकार के एक उपक्रम SPMCIL, SPMCIL मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, तो वो उसके तहत आती हैं। हम्म। लेकिन मैसूर और साल्बोनी की कहानी अलग है। वो भारतीय रिजर्व बैंक की अपनी एक सहायक कंपनी BRBNMPL, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल, वो चलाती है। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब आरबीआई जिसके पास नोट जारी करने का इकलौता अधिकार है, वो अपनी ही 2 प्रेस चला रहा है और साथ ही सरकार की 2 दूसरी प्रेसों पर भी निर्भर है। हाँ, वही मैं पूछ रहा था, आरबीआई खुद ही सारे नोट क्यों नहीं छाप लेता? इसमें कोई खास वजह है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इतिहास और जरूरत दोनों में छिपा है। देखिए, नासिक की जो प्रेस है, वो बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने की। अच्छा। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस 1928 में स्थापित हुई थी। आज़ादी के बाद भी वो काम करती रही। फिर देवास वाली प्रेस भी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बनाई गई। लेकिन जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, नोटों की मांग आसमान छूने लगी। तब आरबीआई ने महसूस किया कि सप्लाई चेन पर ज़्यादा कंट्रोल और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी कंपनी बना ली? एकदम। इसीलिए 1995 में BRBNMPL की स्थापना हुई और मैसूर और साल्बोनी में अत्याधुनिक प्रेस लगाई गई। तो यह एक तरह से विरासत और जरूरत का संगम है। मतलब पुरानी सरकारी प्रेस और आरबीआई की अपनी नई हाईटेक प्रेस, दोनों मिलकर देश की जरूरत पूरी करती हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये बात है। मतलब आरबीआई ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया। आपने साल्बोनी को अत्याधुनिक या मॉडर्न कहा। जी, एक नोट छापने वाली प्रेस में मॉडर्न होने का क्या मतलब होता है? क्या वहाँ कोई खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? बिल्कुल। जब हम आधुनिक प्रेस कहते हैं, तो हमारा मतलब सिर्फ तेज मशीनों से नहीं है। यहाँ बात उस तकनीक की है जो नोट को सुरक्षित बनाती है। जैसे कि? पहली बात तो कागज की ही है। ये कोई आम कागज नहीं है जो पेड़ों की लुगदी से बनता हो। ये 100% कॉटन के रेशों से बना एक खास कागज होता है। कॉटन से? हाँ, जो इसे ज्यादा टिकाऊ और एक खास एहसास देता है। फिर आती है छपाई की तकनीक। साल्मोनी जैसी जगहों पर इंटेग्लियो प्रिंटिंग नाम की एक खास प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। इंटेग्लियो प्रिंटिंग, ये क्या चीज है? इसे आसान भाषा में समझिए। इस तकनीक में प्लेट पर डिजाइन को उकेरा जाता है, फिर उसमें स्याही भरकर बहुत ज्यादा दबाव के साथ कागज पर छापा जाता है। अच्छा। नतीजा ये होता है कि स्याही कागज पर थोड़ी उभरी हुई महसूस होती है। आपने कभी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर या भारतीय रिजर्व बैंक जैसी लिखावट को छूकर देखा है? हाँ हाँ, वो थोड़ा खुरदुरा सा लगता है। वही, वो जो हल्का खुरदरापन महसूस होता है, वही इंटैग्लियो प्रिंटिंग का कमाल है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, बल्कि जालसाजी को रोकने वाला एक बहुत अहम सुरक्षा फीचर है। क्योंकि इसे कॉपी करना बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल। अरे वाह, तो ये खुरदरापन जानबूझकर डाला जाता है? मैं तो आज तक इसे बस एक डिजाइन समझता था। ये तो कमाल की जानकारी है। तो मतलब आरबीआई नियम तय करता है, डिजाइन को मंजूरी देता है, और फिर ये चारों प्रेस मिलकर उसके आदेश पर नोटों को एक तरह से जिंदा करती हैं। एकदम सही। आरबीआई निर्देशक है और ये चारों प्रेस अभिनेता। वो तय करता है कि कितने नोट छपेंगे, किस मूल के होंगे और कब बाजार में उतारे जाएंगे। और ये पूरा जटिल सिस्टम सिर्फ कागज के नोटों के लिए है? जी, आपकी जेब में जो धातु खनक रही है, उसकी कहानी तो एक अलग ही किताब का पन्ना है। उस पर भी आएंगे,
लेकिन पहले एक और सवाल। मान लीजिए मैसूर की प्रेस में 2000 रुपए का एक नया कड़क नोट छप गया। वो मेरे हाथ में यानी दिल्ली के एक एटीएम तक कैसे पहुंचता है? उसका सफर क्या होता है? ये भी एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। छपाई के बाद इन नोटों को बंडलों और बक्सों में पैक करके पूरे देश में फैले आरबीआई के 19 इशू ऑफिसों में भेजा जाता है। ये आरबीआई के कह लीजिए मुख्य खजाने हैं। 19 ऑफिस? हाँ, लेकिन देश तो बहुत बड़ा है, हर कोने तक पहुंचना मुमकिन नहीं। इसलिए आरबीआई ने एक और सिस्टम बनाया है जिसे करेंसी चेस्ट कहते हैं। करेंसी चेस्ट? ये क्या होता है? कोई खजाने का संदूक? आप कह सकते हैं। करेंसी चेस्ट असल में कुछ चुनिंदा कमर्शियल बैंकों के शाखाओं में बने बहुत सुरक्षित कमरे या तिजोरियां होती हैं। अच्छा, बैंकों के अंदर ही? जी, जहां आरबीआई अपनी तरफ से नोटों और सिक्कों का भंडार रखता है। ये देश भर में फैले हुए हैं, लगभग 4000 के करीब। 4000? तो मैसूर से निकला नोट पहले आरबीआई के किसी करीबी इशू ऑफिस जाएगा, फिर वहां से उस इलाके के किसी करेंसी चेस्ट में। जब उस करेंसी चेस्ट से जुड़े बैंक की किसी शाखा को कैश की जरूरत होती है तो वो वहां से पैसे निकाल लेती है? बिल्कुल। और उसी शाखा से वो नोट एटीएम में डाला जाता है या काउंटर पर ग्राहक को दिया जाता है। ये पूरा नेटवर्क सुनिश्चित करता है कि देश के किसी भी कोने में कैश की कमी ना हो। वाह, मतलब ये एक पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रेस से लेकर हमारी जेब तक। कमाल है। चलिए, ये तो हुई कागज की बात। अब उस खनक पर आते हैं जिसका जिक्र आपने किया था, सिक्के। आपने इशारा किया था कि इनकी कहानी अलग है। कितनी अलग? जमीन आसमान का फर्क है। हमने अभी क्या स्थापित किया कि नोटों की दुनिया का बादशाह कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही, लेकिन सिक्कों की दुनिया में खिलाड़ी ही बदल जाते हैं। यहाँ आरबीआई की भूमिका बहुत सीमित है। तो फिर कौन है? सिक्के बनाने और जारी करने का अधिकार सीधे तौर पर भारत सरकार के पास है। क्या मतलब, भारत सरकार, आरबीआई नहीं? तो जो 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के हम इस्तेमाल करते हैं वो सीधे सरकार बनवाती है? जी हाँ, सीधे सरकार। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों है? एक ही देश की मुद्रा के लिए दो बॉस क्यों? इसके पीछे भी ऐतिहासिक और आर्थिक कारण है। पारंपरिक रूप से सिक्के हमेशा से ही किसी भी देश की संप्रभुता मतलब उसकी हुकूमत का प्रतीक रहे हैं। अच्छा, जैसे राजा महाराजा अपने नाम के सिक्के ढलवाते थे? बिल्कुल, ये एक तरह से उनके राज का ऐलान होता था। आजाद भारत ने भी इस परंपरा को एक तरह से जारी रखा, जहां सिक्के सीधे सरकार के अधिकार का प्रतीक है। इसीलिए सिक्कों पर आपको भारत या इंडिया लिखा मिलेगा और अशोक स्तंभ प्रमुखता से दिखेगा। और इसका आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक नजरिए से देखें तो सिक्के छोटी मोटी लेन देन के लिए होते हैं। उनकी उम्र नोटों से कहीं ज्यादा होती है। इन्हें स्मॉल कॉइन या छोटी मुद्रा माना जाता है। सरकार इनका उत्पादन अपनी जरूरत के हिसाब से करती है, जबकि आरबीआई का काम बड़ा है। हाँ, आरबीआई का मुख्य काम बड़ी मुद्रा यानी नोटों के जरिए देश की अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित करना, महंगाई को काबू में रखना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तो काम का बंटवारा बहुत सोचा समझा है। तो सिक्के कहाँ बनते हैं? जैसे नोटों के लिए 4 प्रेस हैं, क्या सिक्कों के लिए भी ऐसी कोई खास जगह है? हाँ बिल्कुल, सिक्के ढालने की जगह को टकसाल या मिंट कहते हैं और भारत में भी 4 ही टकसालें हैं। 4 ही? हाँ, ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इन्हीं 4 जगहों पर हमारे सारे सिक्के ढाले जाते हैं। ये तो दिलचस्प है। क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जेब में रखा सिक्का इन चारों में से किस टकसाल में बना है? हाँ, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। बताइए फिर। अगर आप किसी सिक्के को ध्यान से देखें तो उसके जारी होने के साल के ठीक नीचे एक छोटा सा निशान बना होता है। निशान? हाँ। कैसा निशान? नहीं है तो वो कैलकाटा मिंट का है। अगर साल के नीचे एक डायमंड यानी हीरे का निशान है तो वो मुंबई मिंट का है। अच्छा। अगर एक सितारा बना है तो वो हैदराबाद मिंट का है और अगर एक गोल्ड डॉट है तो वो नोएडा मिंट का होगा। बिल्कुल सही। अरे वाह, ये तो एक जासूसी वाली बात हो गई। मतलब अगली बार जब मेरे हाथ में कोई सिक्का आएगा तो मैं जरूर देखूंगा कि वो कहाँ से आया है, मुंबई से, कलकत्ता से या नोएडा से। तो अगर मैं सब कुछ सही सही समझ पाया हूँ तो हमारी जेब में जो पैसा है वो असल में 2 अलग-अलग ताकतों का नतीजा है। हाँ, कह सकते हैं। कागज का नोट आरबीआई का प्रोजेक्ट है
जिससे वो कुछ सरकारी और कुछ अपनी प्रेसों के जरिए पूरा करवाता है। और धातु का सिक्का सीधे भारत सरकार का प्रोडक्ट है, जो उसकी टकसालों में बनता है। एकदम। एक ही मुद्रा प्रणाली, लेकिन दो अलग अलग नियंत्रक। ये तो कमाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था एक बड़ी गाड़ी है। ठीक है। उसके बड़े पहिए यानी नोट जो रफ्तार और दिशा तय करते हैं, उनका स्टीयरिंग व्हील आरबीआई के हाथ में है। और जो छोटे छोटे नट बोल्ट हैं यानी सिक्के, जो रोजमर्रा की चिकनी चाल के लिए जरूरी हैं, उनकी देखरेख सीधे गाड़ी के मालिक यानी भारत सरकार के पास है। बिल्कुल। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दोनों ही बेहद जरूरी हैं। ये जानना ही अपने आप में कमाल है। नासिक से लेकर सालबोनी तक और मुंबई से लेकर नोएडा तक हमने आज भारतीय मुद्रा के जन्म स्थानों का पूरा नक्शा ही देख लिया। अगली बार जब मैं किसी को पैसे दूंगा या लूंगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ उसकी कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे की ये पूरी कहानी चलेगी। ये सिर्फ कागज या धातु का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये एक पूरे सिस्टम, इतिहास और तकनीक का नतीजा है। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक गहरे सवाल को भी जन्म देती है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। वो क्या? अन्नानी शोतो ने ये तो साफ कर दिया कि नोट और सिक्कों के नियंत्रक अलग अलग हैं, आरबीआई और भारत सरकार। पर ये सोचने वाली बात है कि इस विभाजन की असल वजह क्या सिर्फ परंपरा है या इसका कोई गहरा आर्थिक तर्क भी है? मतलब ये कि क्या अर्थव्यवस्था में नोट और सिक्के इतनी अलग भूमिका निभाते हैं कि उनके लिए दो अलग अलग अभिभावकों का होना जरूरी है? बिल्कुल। इस सवाल का जवाब शायद हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था की डिजाइन के बारे में कुछ और नया सिखा सकता है।